स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द पीजीआरस की। 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाले चैप्टर में। पहला ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा इथाइलिन और पांचवा एब्सिसिक एसिड। मैं पांचों आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सिन्स की। आप बताएंगे कि ऑक्सिन्स जो होते हैं वो इंडोल एसिड्स होते हैं केमिकली, और साथ ही साथ आपको बताना है कि ये ग्रोथ प्रोमोटर हैं। और ये भी याद रहे कि फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। और अगर प्लांट से पूछ लें कि फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट, तो फिर ओट सीडलिंग का आंसर देना है आपको। और आपको बताना है कि ऑक्सिन एक तो आपको याद करने हैं नेचुरल ऑक्सिन, जिसमें कि एनसीईआरटी हमें लिख के देती है इंडोल एसिटिक एसिड, और साथ ही आपको याद करना है इंडोल ब्यूटारिक एसिड। लेकिन दूसरे आपको याद करने हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब होता है कि जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। उनमें एक तो आप याद करिए 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, और एक याद करिए NaA नेफ्थेलीन एसिटिक एसिड। ये दोनों एनसीईआरटी के अंदर नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। जब हम इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सिन के लिए ग्रोथ रेगुलेटर में, वो आपको बताना है एपिकल डोमिनेंस। कि जो ऑक्सिन है वो प्लांट्स में एपिकल डोमिनेंस को शो करता है। यहाँ एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या है उसको आप समझ लीजिए। आप बताइए कि अगर आपके पास ये कोई प्लांट है और इस प्लांट का ये रूट और शूट सिस्टम है, और इसमें इसकी एपिकल बड मतलब ये टिप वाला पार्ट जो है ये अगर प्रेजेंट है, तो आप बताएंगे कि ये प्लांट जो है वो लेंथ में ग्रोथ ज्यादा करेगा और इस पे ब्रांचेस उतनी ज्यादा नहीं आएंगी। इसका मतलब है कि एपिकल पार्ट जो है बच्चे, उसमें ऑक्सिन का सिंथेसिस ज्यादा होगा और वो लेटरल बर्ड्स पर क्या करेगा, डोमिनेंसी शो करेगा, जिससे कि प्लांट लेंथ में ग्रोथ ज्यादा करता है ड्यू टू ऑक्सिन। इसे हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। लेकिन आप ये बताइए कि अगर इस प्लांट के हम टिप पार्ट को रिमूव कर दें, टिप पार्ट को रिमूव करने को कहते हैं, बोलो, डीकैपिटेशन। कि अगर हम यहां पर डीकैपिटेशन कर दें तो डीकैपिटेशन से होगा ये कि जो प्लांट है उसमें लेटरल ब्रांचेस का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपने टिप से किसको हटा दिया है, हम कहते हैं इसके एपिकल बर्ड को हमने यहां से रिमूव कर दिया है। तो रिमूवल ऑफ द एपिकल बर्ड इज नोन एज द डीकैपिटेशन। रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड इज नोन एज डीकैपिटेशन। और आप बताइए कि अगर आप यहां से डीकैपिटेशन कर देंगे तो जो एपिकल बर्ड है उसका इफेक्ट कम हो जाएगा और प्लांट में ब्रांचेस का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा। ब्रांचेस ज्यादा बनेंगी तो लीव्स भी ज्यादा बनेंगी। ठीक है, तो अब आपको यह समझना होगा कि डीकैपिटेशन जो है बच्चे ये हमारे लिए हेल्पफुल है। डीकैपिटेशन जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल है। हेल्पफुल फॉर, एक तो आपको बताना है टी प्लांटेशन। कारण क्या है कि जो टी प्लांट होता है उसमें लीफ काम की होती है। और दूसरा आपको याद करना है हेज मेकिंग। हेज का मतलब होता है बाड़ लगाना। तो आप बताइए कि कहीं किसी पर्टिकुलर एरिया के किनारे पर बहुत सारे प्लांट्स को लगा के अगर आप उनके टिप को हटा देंगे तो वो प्लांट इतने ज्यादा डेंस ग्रोथ कर लेंगे कि वो चारों तरफ उसके पर्टिकुलर एरिया के एक बाड़ बना देंगे, जैसा कि पार्क वगैरह में होता भी है। और दूसरा है टी प्लांटेशन। टी प्लांट में सबसे काम की चीज होती है लीव्स, तो लीव्स ज्यादा बनेंगी तो काम आएगा। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि भाई टी प्लांटेशन में और हेज मेकिंग में कौन हेल्पफुल है, कौन सा हार्मोन हेल्पफुल है, तो आपको आंसर ऑक्सिन नहीं करना है, क्योंकि ऑक्सिन के इफेक्ट को तो आप रिमूव करते हैं ना टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग के दौरान। हेज मेकिंग और टी प्लांटेशन एनसीईआरटी में लिखा जरूर ऑक्सिन में है, लेकिन ये इफेक्ट ऑक्सिन का नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप। ये इफेक्ट साइटोकाइनिन का है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच वन हार्मोन इज यूजफुल फॉर द हेज मेकिंग, तो आपका आंसर साइटोकाइनिन। फॉर द टी प्लांटेशन आपका आंसर साइटोकाइनिन। ये ध्यान रखिएगा आप बात का। तो एपिकल डोमिनेंस में ये बच्चा थोड़ी सी गलती कर देता है यहां पर। ये आपको बताना है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द ऑक्सिन है। इसके साथ साथ आपको दूसरा काम ऑक्सिन का याद करना है, रूट इनिशिएशन। रूट इनिशिएशन का मतलब हो गया कि जैसे कोई प्लांट है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहां पर रोज प्लांट का। हम बताएं कि भाई मान लीजिए कि ये एक, हाँ, रोज प्लांट है। इस रोज प्लांट का ये आप बताएंगे कि शूट वाला पार्ट है। इस शूट वाले पार्ट से हम कहते हैं कि कटिंग्स लगाई जा सकती हैं।
अगर आप यहां पर ये स्टेम की कटिंग लगाएं और ये हम स्टेम की कटिंग लगाएं, तो आप बताइए कि यहां इस स्टेम की कटिंग में अगर रूट्स को डेवलप होने में 10 दिन का टाइम लगा है विदाउट ऑक्सिन, लेकिन अगर हम यहां पर इसमें ऑक्सिन डाल दें, रूट्स को ऑक्सिन दे दें, तो बताइए जो काम आपका 10 दिन में हुआ है वो 5 दिन में ही हो जाएगा, 5 डेज में ही हो जाएगा। इसका मतलब जो ऑक्सिन होता है बच्चे, वो प्लांट्स में रूट इनिशिएशन करवाने का काम भी करता है। आप बताइए, ये रूट इनिशिएशन करवाता है, रूट इनिशिएशन करवाता है, इसीलिए ये यूजफुल है फॉर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। अब आप बताओ कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, तो आप बताएंगे कि हॉर्टिकल्चर की हम बात करें तो बागवानी, और एग्रीकल्चर की हम बात करें तो हम इसमें क्या बोल देंगे, हाँ, खेती बाड़ी। तो आप बताइए, इसमें जैसे आप एग्जांपल लीजिए गन्ने का, गन्ने की स्टेम कटिंग्स लगाई जाती हैं। हॉर्टिकल्चर में एग्जांपल लीजिए बागवानी, बगीचे बनाने का, रोज का। तो अगर इनकी आप स्टेम कटिंग लगाएं और स्टेम कटिंग को अगर आप ऑक्सीजन में डिप करके लगाएंगे, तो आप बताएंगे कि जो रूट्स हैं वो जल्दी आ जाएंगी और ये प्लांट हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। वहीं पर तीसरा फंक्शन अगर हम इस ऑक्सीजन का देखेंगे, तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। एनसीईआरटी कह रही है कि ऑक्सीजन जो है बच्चे, ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है इन पाइनएप्पल। आप बताइए कि जो पाइनएप्पल प्लांट होता है, पाइनएप्पल प्लांट, उसके बारे में आपको बात याद करनी है कि जो पाइनएप्पल प्लांट है बच्चे, उसका जो फ्रूट है पाइनएप्पल, ये पाइनएप्पल फ्रूट आप बताइए कि कंपोजिट टाइप का फ्रूट होता है, कंपोजिट टाइप का। कंपोजिट टाइप के फ्रूट होने का मतलब है कि कंप्लीट इंफ्लोरेसेंस डेवलप्स इनटू ए सिंगल फ्रूट। पूरा का पूरा इंफ्लोरेसेंस एक सिंगल फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं कहूं कि भाई ये प्लांट, इस प्लांट पर आप बताइए कि बहुत सारे लग रहे हैं फ्लावर्स, ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा आप बताइए इंफ्लोरेसेंस है। ग्रुप ऑफ द फ्लावर्स इज नोन एज द इंफ्लोरेसेंस। और यही इंफ्लोरेसेंस फ्यूचर में जाके एक सिंगल फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपने अगर पाइनएप्पल देखा हो, तो पाइनएप्पल में ऐसे आपको डैश 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 निकले हुए जो दिख रहे होते हैं, वो वास्तव में उसके बहुत सारे फूल होते हैं। तो आप बताइए कि भाई ये क्या करता है, इंड्यूस करता है फ्लावरिंग को पाइनएप्पल में। अब आप सोचिए कि पाइनएप्पल प्लांट में इसने इंड्यूस तो किसको किया है, फ्लावरिंग को, लेकिन फायदा किस बात का हो गया कि फ्रूट अच्छा हो गया। आप सोचिए, एक इंफ्लोरेसेंस में 50 फूल है और एक इंफ्लोरेसेंस में 100, तो अच्छा फ्रूट किससे बनेगा, तो हम कहते हैं सर 100 फ्लावर वाले इंफ्लोरेसेंस से अच्छा फ्रूट बनेगा। तो वही बात मैं आपको यहां समझाना चाह रहा हूं। इसके साथ साथ आप बताइए कि जो ऑक्सीजन होता है बच्चे, ऑक्सीजन एक ग्रोथ प्रमोटर है, ग्रोथ प्रमोटर है। तो आप बताएंगे कि प्रिवेंट द फॉल ऑफ न्यू लीव्स, नई लीव्स को गिरने से ही क्या कर लेता है, रोक लेता है। बट एनसीईआरटी लिखती है प्रमोट द फॉल ऑफ ओल्डर लीव्स। यहां एक बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि नई लीव्स को गिरने नहीं देता, क्योंकि नई लीव्स में ग्रोथ करवाता है, क्योंकि ये एक ग्रोथ प्रमोटर है। ये बात समझ में आती है। लेकिन आप बताइए कि पुरानी लीव्स को गिराने का काम ऑक्सीजन का नहीं है, लीफ गिराने का काम एब्सिसिक एसिड करता है बेसिकली। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी लिख रही है कि ये ओल्डर लीव्स को गिरने में प्रमोट करता है। तो यहां प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि इसने गिराया है, गिराने का काम तो एब्सिसिक एसिड का है। तो फिर ये क्या करता है, आप बताइए कि ये उन लीव्स को गिरने से रोकता नहीं है। अगर कोई पुरानी लीफ कहे कि मैं गिर रही हूं, तो ये कहता है कि गिर जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ये नई लीव्स को गिरने नहीं देता, लेकिन पुरानी लीव्स को गिरने देता है। और गिरने देता है कि कोई एनसीईआरटी ने प्रमोट के नाम से लिख दिया है, तो इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा प्लीज आप। इसके अलावा आपको एक काम इसका और याद करना है, वो है बच्चे जाइलम डिफरेंशिएशन। आप बताइए कि जो सेल्स जाइलम बनाती हैं, उन सेल्स की सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन होता है, और लिग्निन के डिपोजिशन में आपको बताना है कि यहां इनकी सेल वॉल के अंदर मटेरियल्स के डिपोजिशन में हेल्प कर देता है कौन, ऑक्सिन। इसे एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस कहते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी ने केवल एक लाइन लिखी है, हम भी उसी लाइन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, हम भी उसी लाइन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है।
इसके अलावा आपको याद करना है कि जो ऑक्सिन होता है बच्चे, ऑक्सिन काम करता है पार्थेनोकार्पी में, पार्थेनोकार्पी। इन एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल लिया है टोमेटो का, लेकिन क्या ये पार्थेनोकार्पी केवल टोमेटो में करता है? तो आप बताइए नहीं, ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल केवल टोमेटो का है। और ये बात जो पार्थेनोकार्पी वाली है, ये बात 12th क्लास की एनसीईआरटी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुरानी एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर, नई एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, वहां एनसीईआरटी आपको लिख के दे रही है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट इज नॉन एज द पार्थेनोकार्पी। क्या बोलेंगे? विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट। जैसे मैं आपको बताऊं यहां पर कि भाई पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या है, तो पार्थेनोकार्पी का मतलब है विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मेशन इज नॉन एज पार्थेनोकार्पी। इसमें जो फ्रूट्स होते हैं बच्चे वो सीडलेस फ्रूट होते हैं, ठीक है, सीडलेस फ्रूट होते हैं। यहां बच्चे को लगता है कि अच्छा ऑक्सिन ये बड़ा फायदेमंद चीज है, इससे तो सीड नहीं बनते। आप बताइए कि भाई सीड नहीं बनना खतरनाक चीज है आपके लिए। आपको एक बार बहुत अच्छा लगेगा कि टमाटर के सीड नहीं है, चलो ठीक है, पपाया के सीड नहीं है, चलो वाटरमेलन के सीड नहीं है, चलो नींबू में सीड नहीं है। लेकिन आप सोचो अगर सीड नहीं है तो अगली जनरेशन कैसे लाओगे? इसलिए सीड ना बनना एक अच्छी चीज नहीं है। वो बात ठीक है कि हमने बिना सीड के बना लिया है, ये ध्यान रखिएगा आप इस बात का। और दूसरी बात है कि हर किसी प्लांट के लिए पार्थेनोकार्पी यूजफुल हो ये जरूरी नहीं है। पोमाग्रेनेट की बात करो आप, अनार में अगर सीड नहीं है तो खाओगे क्या? तो इसलिए पार्थेनोकार्पी को हमेशा अच्छा ही बताया जाए ये जरूरी नहीं है। साथ ही साथ आपको एक नेक्स्ट फंक्शन जो आपको याद करना है बच्चे पार्थेनोकार्पी के अलावा, वो आपको याद करना है, बोलो सेलेक्टिव वीड कंट्रोल। सेलेक्टिव वीड कंट्रोल, इसका मतलब ये है कि इसमें एक तो आप बताइए कि यूज किया जाता है 2,4-D को। 2,4-D जो होता है बच्चे वो किल कर देता है डाइकोट वीड प्लांट को। सबसे पहले तो ये समझो कि वीड प्लांट क्या है। बोलो, वीड प्लांट होते हैं अनवांटेड प्लांट जो कि क्रॉप प्लांट के साथ उग जाते हैं। जैसे आपने खेत में बहुत सारे पौधों को उगाया है अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, लेकिन आप बताइए कि वहां पर क्या हुआ कि जो क्रॉप प्लांट है उन क्रॉप प्लांट्स के साथ दूसरे अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो कर गए हैं। तो अगर अनवांटेड प्लांट ग्रो कर गए हैं तो बोलो न्यूट्रिशन जो है बच्चे वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हम ये बात पहले भी क्लियर कर चुके हैं। आप इकोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको कंपटीशन पढ़ने को मिलता है, तो कंपटीशन के दौरान आपको ये बात समझाई जाती है कि जो न्यूट्रिशन है, किसकी बात है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को लेके ऑर्गेनिजम्स में हमेशा कंपटीशन चलता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब आप ये बताते हैं कि न्यूट्रिशन को लेकर कंपटीशन चलता है, तो उसमें आपको ये समझना होगा कि जब हम इस न्यूट्रिशन के कंपटीशन की बात करेंगे तो वीड प्लांट अगर न्यूट्रिशन ज्यादा ले गए तो क्रॉप प्लांट को न्यूट्रिशन कम मिलेगा, तो नुकसान हो जाएगा। उस नुकसान से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि मोनोकोट क्रॉप प्लांट, सबसे पहले तो ध्यान रखो कि ये डाइकोट वीड प्लांट को मारता है। इसका मतलब इसमें जो क्रॉप प्लांट है, जैसे मैंने ये प्लांट लगाए हैं, तो आप बताइए कि सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये जो क्रॉप प्लांट है बच्चे ये मोनोकोट क्रॉप होनी चाहिए, क्योंकि अगर डाइकोट क्रॉप हुई तो आप डाइकोट वीड तो मारोगे, डाइकोट क्रॉप भी मार दोगे, सही है। और इसमें बीच बीच में उग गए हैं अनवांटेड डाइकोट वीड, तो आपको क्या करना है, इसमें 2,4-D को छिड़कना है। डाइकोट वीड मर जाएगी, मोनोकोट क्रॉप बच जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा एक बात का कि जो मोनोकोट क्रॉप होती है वो या तो मैच्योर होनी चाहिए या उसमें फ्लावर्स आ गए होने चाहिए। कारण उसका क्या है कि अगर मोनोकोट क्रॉप ग्रोइंग रहेगी ना तो ग्रोइंग मोनोकोट को भी मार देता है 2,4-D। इसका मतलब आप यंग कंडीशन के अंदर मोनोकोट्स के साथ डाइकोट वीड को मारने के लिए 2,4-D को नहीं छिड़क सकते। आप जब ये प्लांट अपनी मेच्योरिटी पर होगा, जब इसमें फ्लावर आ रहे होंगे या आ गए होंगे, उस टाइम पे अगर आप 2,4-D को छिड़केंगे तो डाइकोट वीड मरेगी, लेकिन मोनोकोट नहीं मरेगा। इमेच्योर मोनोकोट्स जो होते हैं उनको भी 2,4-D मार देता है। एनसीईआरटी में लाइन में मैच्योर शब्द एडेड है, लेकिन बच्चा उस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि मैच्योर एंड जो होते हैं मोनोकोट्स वो एंटीऑक्सिडेंट सब्सटेंस बना लेते हैं लेकिन इमेच्योर नहीं बना पाते हैं। तो ये ऑक्सिजन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दिए गए हैं। और इसके साथ साथ आपको याद करना है कि ऑक्सिजन एक ग्रोथ प्रमोटर है। तो ग्रोथ प्रमोटर है तो उसके लिए एक चीज याद होनी चाहिए कि ये क्या करता है, बोलो, डिले
इन सिनेसेंस करेगा। सिनेसेंस का यहां मतलब है बच्चे बुढ़ापा हो जाना, बूढ़ा हो जाना, इसे आप कहते हैं सिनेसेंस। तो बोलो जो ग्रोथ प्रमोटर है वो डिले इन सिनेसेंस करता है, इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये ऑक्सिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन एज इट इज चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद नंबर 2 पे जब हम जाते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में, तो बात करते हैं जिब्रेलिन्स की। जब हम जिब्रेलिन्स की बात करते हैं तो आप बताइए कि केमिकली ये एसिड होते हैं, इनको हम बताते हैं जिब्रेलिक एसिड। केमिकली ये एसिड होते हैं और इनको हम बताते हैं जिब्रेलिक एसिड। और आप बताइए कि ये डेरिवेटिव ऑफ टर्पीन्स। जब हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स, तो बायोमोलिक्यूल्स में प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात आती है ना जब, तो वहां एक केमिकल सुनने को मिलता है टर्पीन। तो बताइए कि टर्पीन से बने हैं, टर्पीन डेरिवेटिव है कौन? जिब्रेलिन। तो कभी टर्पीन शब्द आए कि टर्पीन के लिए कौन है, तो आप बताना कि टर्पीन के लिए तो जिब्रेलिन्स है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो अभी मैं आपको शुरू करवाता हूं जिब्रेलिन्स। अब आप जब जिब्रेलिन्स की बात करेंगे, नंबर 2 ग्रोथ हार्मोन है बच्चे जिब्रेलिन्स। जब आप जिब्रेलिन की बात करते हैं तो आप बताते हैं केमिकली ये जिब्रेलिक एसिड, या दूसरा नाम मैंने आपको बताया है कि टर्पीन्स। साथ ही साथ याद करना है कि ये भी एक ग्रोथ, हाँ, प्रमोटर है, ग्रोथ प्रमोटर है। और जिब्रेलिक एसिड को इन शॉर्ट GA लिखा जाता है। और आप बताइए कि बहुत सारे GA हमने ढूंढ लिए हैं अलग अलग तरह के। कोमा लगाऊं मैं इनके बीच में, है ना? तो ऐसे आप बताइए 100 से ज्यादा टाइप के जिब्रेलिन्स को हम ढूंढ चुके हैं। n नंबर ऑफ जिब्रेलिन लिख रहा हूं। लेकिन जो आपको एंजियोस्पर्म में एक कॉमन जिब्रेलिन याद करना है बेटा, वो आपको GA3 याद करना है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है? अब इनके अगर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करें तो आप बताइए इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं कि ये इंटरनोडल ग्रोथ करवाते हैं। जब ये इंटरनोडल ग्रोथ करवाते हैं तो आप बताइए कि इंक्रीज इन लेंथ, या आप बताइए मेन एक्सिस ऑफ द प्लांट। ये कैसे करवाते हैं मैं इसको भी आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लांट है ना? ये प्लांट की नीचे की तरफ तो रूट है भाई, ऊपर की तरफ स्टेम है, ठीक है? जब हम इस स्टेम की बात करेंगे तो आप बताएंगे कि इस स्टेम में आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, ये नोड, और दो नोड के बीच का ये जो प्लेस होता है इसको कहते हैं इंटरनोड। नोड वो प्लेस है जहां पर कोई लीफ या ब्रांच का फॉर्मेशन होता है, उसे हम नोड कहते हैं। और दो नोड के बीच का जो प्लेस होता है उसको हम इंटरनोड कहते हैं। तो बताइए जिब्रेलिन क्या करता है? तो बोलो जिब्रेलिन इंटरनोडल ग्रोथ करवाता है, इंटरनोड्स की ग्रोथ करवा देता है। अगर जिब्रेलिन इंटरनोड्स की ग्रोथ करवाता है, इस प्लांट पर मैं जिब्रेलिन को डाल दूंगा, तो आप बताइएगा कि इंटरनोड्स तो उतनी ही रहेंगी जितनी पहले थी, आप ध्यान दीजिए। लेकिन हुआ क्या है कि हुआ ये है कि जो इंटरनोड्स हैं और इंटरनोड्स की लेंथ में इंक्रीज करवा दिया है किसने? जिब्रेलिन ने। और इंटरनोड की लेंथ में इंक्रीज होने से बताओ प्लांट की ओवरऑल लेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो आप बताएंगे कि जो जिब्रेलिन्स हैं वो प्लांट के मेन एक्सिस की लेंथ में, मतलब स्टेम की लेंथ में या प्लांट की लेंथ में इंक्रीज करवाता है, स्टेम में लेंथ की इंक्रीज करवा के। अब इसमें आप देखो इंटरनोडल ग्रोथ के फायदे क्या क्या है। इंटरनोडल ग्रोथ के फायदे हैं, पहला सबसे फायदा इंपॉर्टेंट, बोलो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। बताइए कि शुगर केन जो गन्ना होता है, गन्ना में काम का हमारे लिए स्टेम है, तो स्टेम की लेंथ जितनी अच्छी होगी हम कहेंगे गन्ना उतना अच्छा है। तो गन्ने की, शुगर केन की ग्रोथ अच्छी करवा सकता है कौन? करवा सकता है तो हम कहते हैं शुगर केन की ग्रोथ अच्छी करवा सकता है कौन? एग्जैक्टली जिब्रेलिन। दूसरा फायदा आपको इससे हो सकता है कि भाई जो जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट होते हैं, जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट होते हैं, बोने जो होते हैं, उन्हें आप टॉल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये याद करना होगा कि ये करेक्टर आपका मॉर्फोलॉजिकली चेंज होगा, ना कि जेनेटिकली। जैसे बताइए कैपिटल टी टॉल होता है और स्मॉल टी ड्वार्फ होता है। लेकिन अगर इस प्लांट पर मैं डाल दूं जिब्रेलिन,
तो ये स्मॉल टी प्लांट भी टॉल हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर में इससे जो नया प्लांट स्मॉल टी डेवलप होगा वो ड्वार्फ ही होगा। लेकिन अगर इसे आपको टॉल करना है तो इस पे फिर से आपको जिब्रेलिन डाल के स्मॉल टी को आप टॉल कर पाएंगे। तो ये बात आपको समझनी होगी कि जो जिब्रेलिन्स होते हैं, जिब्रेलिन्स जो होते हैं वो प्लांट्स में इंक्रीज तो करवा देते हैं प्लांट की लेंथ, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली वो चेंज नहीं कर पाते हैं। तो जिब्रेलिन जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट्स को टॉल बना सकता है, लेकिन उस एक पर्टिकुलर जनरेशन के लिए जनरेशन टू जनरेशन टॉल नहीं कर सकता। ये बात आपको समझनी होगी। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो आप बताइए कि भाई ये क्या करता है। जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट को टॉल करने के साथ साथ जो ग्रेप्स होते हैं ना, ग्रेप्स, उनमें आप बताइए कि मेन एक्सिस की लेंथ को इंक्रीज कर देता है। इससे आप बताइए कि ग्रेप्स जो होते हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे आपको मैं बताऊंगा, आपने मार्केट से कभी अंगूर खरीद के खाए हों तो जैसे अंगूर का जो मेन एक्सिस होता है ना गुच्छे का, वो मेन एक्सिस जैसे मान लो ये है और उस पे लग रही हैं बोलो ब्रांचेस, और इन ब्रांचेस पर लगे हुए हैं अंगूर। तो आप बताइए कि भाई मेन एक्सिस की लेंथ छोटी है तो ब्रांचेस भी हैं, उन पे अंगूर भी लग रहे हैं, लेकिन अंगूर ज्यादा फैल नहीं पा रहे, उनका साइज ज्यादा बड़ा हो नहीं पा रहा, तो बोलो छोटे छोटे रह जाते हैं इतने से। लेकिन अगर मैं इस पे जिब्रेलिन को डाल दूंगा ग्रोइंग सीजन में, तो आप बताइए ग्रेप्स का जो मेन एक्सिस होगा उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ये जब इस मेन लेंथ इंक्रीज हो जाएगी एक्सिस की, तो आप बताइए कि ब्रांचेस को फैलने की पूरी पूरी जगह मिलेगी। पूरी पूरी जगह मिलेगी तो आप बताइए कि जो अंगूर हैं उनको भी फैलने की जगह मिलेगी। और आज अगर आप मार्केट में देखोगे तो आप बताओगे कि छोटे छोटे गुच्छे तो आजकल आते ही नहीं, लंबे लंबे अंगूर हैं, लंबे लंबे बड़े बड़े गुच्छे हैं, और उनको भी बंदा क्या करता है, पकड़ के कैंची से काट लेता है। तो आप बताओ, अंगूर की ग्रेप्स की लेंथ भी अच्छी हो गई और मेन एक्सिस की लेंथ भी अच्छी हो गई। तो पहले क्या, मार्केट में जो अंगूर के गुच्छे आते थे वो छोटे छोटे आते थे, आजकल आते हैं यहां से पकड़ो यूं उठाओ भाई, पूरा बीच में से काट लो, चाहे ऐसे गुच्छे बन जाते हैं बड़े बड़े। और ये किसकी वजह से हुआ, बोलो जिब्रेलिन की वजह से, क्योंकि जिब्रेलिन क्या करता है, मेन एक्सिस की लेंथ को इंक्रीज कर देता है। साथ ही साथ आप बताइए कि भाई जो कॉनिफर्स होते हैं, जिब्रेलिन क्या करता है कि जो कॉनिफर्स होते हैं, अब समझो कि कॉनिफर्स क्या होते हैं, बोलो जिम्नोस्पर्म्स, इनको बोलो अर्ली मैच्योर कर देता है। अर्ली मैच्योर करने से बोलो अर्ली सीड सेट हो जाता है। अर्ली मैच्योर करने से अर्ली सीड सेट हो जाता है। तो बच्चा कहता है कि सबसे पहले तो ये समझाओ कि कॉनिफर्स होते क्या है और कॉनिफर्स में जिब्रेलिन उनको अर्ली मैच्योर कैसे कर देता है। तो उस पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। मैं आपको समझाऊं कि भाई आप ये समझें, हमारे पास जिम्नोस्पर्म प्लांट की जब हम बात करते हैं तो वो कॉनिफर्स जो होते हैं वो कॉनिफर्स प्लांट ऐसे होते हैं दिखने में, पहाड़ों पर पाए जाते हैं। इन प्लांट्स को फैलना कम होता है, लंबा ज्यादा जाना है। तो आप सोचिए, अगर कोई कॉनिफर प्लांट कह रहा है कि मैं 12 महीने में, मतलब 1 साल में अपने आप को मैच्योर करूंगा और उसके बाद मैं अपने सीड सेट करूंगा, आप इस प्लांट पर जिब्रेलिन डालिए। जिब्रेलिन डालने से बताइए जो काम ये कर रहा था कितने महीने में, 12 महीने में, वो अब ये काम 8 से 9 महीने में कर देगा। मतलब अपनी एक्चुअल हाइट को वो जल्दी अचीव कर लेगा। तो आप बताइए इस पे सीड सेट भी जल्दी हो जाएंगे, जल्दी सीड बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कॉनिफर्स होते हैं ना बेटा, कॉनिफर्स होते हैं बोलो जिम्नोस्पर्म्स। और आप बताइए जिम्नोस्पर्म्स में केवल सीड बनते हैं, फ्रूट तो बनते ही नहीं है, तो आगे का सोचना ही नहीं है। इसलिए एनसीईआरटी ने भी केवल अर्ली सीड सेट का ही लिखा है। और कॉनिफर्स के अंदर उन्होंने लिखा है हेस्टेन द ग्रोथ। हेस्टेन का मतलब यहां इंक्रीज करना है। साथ ही साथ आपको ये सारे इफेक्ट किसकी वजह से है, इंटरनोडल ग्रोथ की वजह से। इंटरनोडल ग्रोथ की वजह से गन्ने का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट टॉल हो रहे हैं, ग्रेप्स के मेन एक्सिस की लेंथ बढ़ रही है, कॉनिफर्स जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। और साथ ही साथ आपको याद करना है बोल्टिंग इफेक्ट इन रोजेट हैबिटेट प्लांट्स। रोजेट हैबिटेट प्लांट्स में जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कैबेज का। आप बताइए कि जब हम कैबेज की बात करते हैं तो कैबेज में ऊपर जैसे बड है खाने वाली ये, तो इसमें अगर इसके स्टेम की हम बात करें तो आप बताइए इसका स्टेम नीचे बहुत छोटा सा होता है। आप बताइए कि स्टेम इतना छोटा होता है कि इसमें नोट्स और इंटरनोट्स क्लियरली विजिबल नहीं होती हैं। नीचे की तरफ जो स्टेम दिख रहा है वो इतना छोटा होता है कि इसमें नोट्स और इंटरनोट्स क्लियरली विजिबल नहीं होती है, गोभी में, पत्ता गोभी में। तो बताइए अगर इस पे क्या डाला जाए,
जिब्रेलिन डाला जाए तो आप बताइए कि जो बड है एक तो उसका साइज भी अच्छा हो जाएगा, और दूसरा आप बताइए कि नीचे जो स्टेम है ना उसकी भी थोड़ी हाइट बढ़ जाएगी और नोड इंटरनोड थोड़ी दिखने लगेगी। तो बताइए कि रोजेट हैबिटेट प्लांट वो प्लांट हैं आपको याद करने हैं जिनके स्टेम बहुत छोटे होते हैं, इनमें नोड्स और इंटरनोड्स क्लियरली विजिबल नहीं होती हैं, नोड्स और इंटरनोड्स क्लियरली विजिबल नहीं होती। इन पे अगर जिब्रेलिन डाला जाता है तो आप बताइए कि ये क्या करते हैं, हाँ, इनकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है और इसी इफेक्ट को हम नाम देते हैं बोल्टिक इफेक्ट। तो ये 5 जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चे, किसके, इंटरनोडल ग्रोथ के, किसकी वजह से, जिब्रेलिन की वजह से, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा यहीं पर आपको अब आगे चलना है, आपको बताना है कि पहला काम तो जिब्रेलिन का है इंटरनोडल ग्रोथ करवाना। जिब्रेलिन इसी बात से जाना जाता है, इंटरनोडल ग्रोथ के नाम पर जाना जाता है। दूसरा जो जिब्रेलिन आपको जाना जाता है बच्चे, वो जाना जाता है किसके बेसिस पर, बोलो, सीड जर्मिनेशन के बेसिस पर। आप बताइए कि जिब्रेलिन सीड जर्मिनेशन करवाता है। आप बताएंगे जब ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, याद रखिएगा, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स like lipases, carbohydrases, प्रोटीएजेस। अगर आप बताइए कि सीड हैं ऐसे प्लांट के जो कि फूड को फैट की फॉर्म में स्टोर करते हैं, फॉर एग्जांपल आलमंड, ग्राउंडनट, है ना, सोयाबीन, मतलब जिनमें तेल इकट्ठा होता है ज्यादातर, तो उनको हम किसकी फॉर्म में बताते हैं, हाँ, उसमें ये इंड्यूस करेगा लाइपेजेस को, क्योंकि लिपिड स्टोर है तो लिपिड को तोड़ने के लिए एंजाइम जो काम आएगा वो लाइपेजेस काम आएगा। दूसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेजेस, मतलब ऐसे प्लांट जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं एज ए फूड मटेरियल, जैसे कि मैं एग्जांपल लूं आपके लिए, व्हीट का, राइस का, मेज का, ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं। तो इनमें सीड जर्मिनेशन के दौरान हमें कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए जरूरत पड़ेगी किसकी, हाँ, और अगर प्रोटीन, जैसे हम फाबेसी फैमिली की बात करें हमारे सिलेबस में, तो आप बताइए दालें जितनी भी हैं, मूंग है, चना है, मटर है, सही है, अरहर है, इनके अंदर बोलो प्रोटीन रिच होता है तो उनमें प्रोटीएजेस भी बनता है। और सोयाबीन जो है बच्चे, उससे तेल भी आता है और सोयाबीन में प्रोटीन भी स्टोर होता है। ये भी आपको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के अकॉर्डिंग बात याद करनी है। तो ये आपको याद करना है कि सीड जर्मिनेशन भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सीड जर्मिनेशन कौन करवाता है, तो आपको जवाब देना है कि सीड जर्मिनेशन, हाँ, जिब्रेलिन करवाते हैं। इसके अलावा आपको जिब्रेलिन्स के बारे में याद करना है बच्चे, माल्टिंग प्रोसेस। माल्टिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई प्लांट पार्ट है हमारे पास, उस प्लांट पार्ट से हमें स्टार्च मिला, स्टार्च से ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज से हमने बनाया माल्टोज, और माल्टोज से हमें, सॉरी, स्टार्च मिला, स्टार्च से हमने बनाया माल्टोज, माल्टोज से बनाया हमने ग्लूकोज, ऐसे चल रहा है। डाइसैकेराइड, स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, फिर उसके बाद बनेगा डाइसैकेराइड, फिर बनेगा मोनोसैकेराइड, और फिर ग्लूकोज से हम फॉर्मेशन कर लेंगे, बोलो, अल्कोहल का। तो आप बताइए माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ने वाला ये जो प्रोसेस है, माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ने वाला ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम माल्टिंग प्रोसेस कहते हैं। तो आप बताइए कि जिब्रेलिन में ये एबिलिटी होती है कि वो माल्टिंग करवा सकता है, ग्लूकोज हमें जल्दी दे सकता है और ग्लूकोज से हम अल्कोहल बना सकते हैं फर्मेंटेशन से। इसलिए आप बताइए कि जितनी भी ब्रीविंग इंडस्ट्रीज होती हैं, मतलब जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाती हैं, उनके लिए बड़ा यूजफुल हो जाता है कौन, जिब्रेलिन। क्यों यूजफुल हो जाता है जिब्रेलिन, क्योंकि ये माल्टिंग के द्वारा, हाँ, माल्टिंग के द्वारा ग्लूकोज देता है और ग्लूकोज से हम आगे अल्कोहल बना सकते हैं। इसके साथ साथ आपको याद करना है कि इंक्रीज द मार्केट पीरियड एंड मार्केट वैल्यू ऑफ फ्रूट्स। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि मान लीजिए कोई ये प्लांट है, इस प्लांट का ये लाइफ साइकिल है। इस लाइफ साइकिल में आप बताइए कि प्लांट पहले करता है वेजिटेटिव ग्रोथ, उसके बाद करता है फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के बाद करता है फ्रूटिंग। तो आप बताइए कि जैसे मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक का पूरा साइकिल आपका 12 महीने का, जिसमें से इसने 7 महीने तो लगा दिए अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ में,
3 महीने लगा दिए इसने फ्लावरिंग में, 2 महीने इसने लगाए फ्रूटिंग में। अब आप बताइए, फ्रूट भी कोई बनते ही थोड़ी ना बिकने लग जाते हैं, फ्रूट पहले पकते हैं फिर उसके लिए बिकने के लिए जाते हैं। तो 2 महीने से बोलो केवल 1 महीना था जो हम मार्केट में फ्रूट बेच पाए। लेकिन अगर आप इस प्लांट पर बच्चे जिब्रेलिन को डाल दें, ध्यान दीजिएगा बात पर, तो आप बताइए कि जो ग्रोथ आपकी 7 महीने में वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही थी वो 5 महीने में हो जाएगी। 5 महीने में हो जाएगी तो बोलो फ्लावरिंग जल्दी हो जाएगी। फ्लावरिंग जल्दी हो जाएगी तो बोलो फ्रूटिंग भी जल्दी हो जाएगी। तो लास्ट के टाइम पे आपको मार्केट में फ्रूट बेचने के लिए पहले 1 महीना मिल रहा था, अब आपको 2 से 2.5 महीने मिलेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इंक्रीज कर देता है ये वेजिटेटिव ग्रोथ को, जिससे कि फ्लावरिंग जल्दी हो जाए, और फ्लावरिंग जल्दी होगी तो फ्रूटिंग भी जल्दी होगी, और वही फ्रूट्स जो है फिर उनको मार्केट में आसानी से बेचा भी जा सकेगा। तो आपको ये समझना होगा कि ये मार्केट पीरियड ऑफ द फ्रूट्स इंक्रीज कर देता है। और साथ ही साथ आपको याद करना है कि जो जिब्रेलिन्स होते हैं वो बताइए कि ग्रोथ प्रमोटर है, तो आपको ये याद करना है कि ये भी क्या करते हैं, डिले इन सिनेसेंस करते हैं, डिले इन सिनेसेंस करते हैं। और दूसरी बात, एनसीईआरटी एक बात याद करवाती है कि जिब्रेलिन्स जो है बच्चे, ये प्लांट के फिजियोलॉजी पर एक वाइडर रेंज ऑफ द इफेक्ट रखते हैं। और सही बात है, सीड के जर्मिनेशन से लेकर फ्रूट के फॉर्मेशन तक ये काम करते हैं। तो एक बहुत बड़ी रेंज है जिब्रेलिन्स की। इसीलिए एब्सिसिक एसिड जो है उसकी एक बड़ी रेंज है इनहिबिटरी फंक्शंस की, जिब्रेलिन की एक बड़ी रेंज है प्रमोटरी फंक्शन की। इसीलिए एब्सिसिक एसिड को जिब्रेलिन का एंटागोनिस्टिक कहा जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये एनसीईआरटी से आपको एज इट इज जिब्रेलिन्स याद करने हैं, बढ़िया से इनको आप पढ़िएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे तो अगला टॉपिक जो हमारा है बच्चे वो साइटोकाइनिन्स का है। तो अब मैं तीसरे नंबर पे जो आपको हार्मोन पढ़ा रहा हूं वो है साइटोकाइनिन्स। देखिए, जब हम साइटोकाइनिन्स की बात करेंगे तो हम बताएंगे कि साइटोकाइनिन्स जो है इनको सबसे पहले हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए से अलग किया गया था। एनसीईआरटी उसे ऑटोक्लेव्ड डीएनए कहती है। ऑटोक्लेव्ड डीएनए का मतलब होता है लेबोरेटरी के अंदर पड़ा हुआ डीएनए है ये, है ना। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे डीएनए को स्टोर किया गया है, उस टेक्निक का नाम है ऑटोक्लेव्ड। तो ऑटोक्लेव्ड बोलो एक टेक्निक का नाम है, ऑटोक्लेव्ड एक टेक्निक का नाम है। और उसके डीएनए से जब पहली बार साइटोकाइनिन को बनाया गया तो उसको नाम दिया गया था बच्चे काइनेटीन। जैसे हम बात कर रहे हैं साइटोकाइनिन्स की, बोलो फर्स्ट फॉर्म फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड डीएनए ऑफ स्पर्म सेल ऑफ हेरिंग फिश, और नाम दिया गया काइनेटीन। अब आप बताइए कि इस काइनेटीन को प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज किया जाने लगा। जब ये प्लांट टिश्यू कल्चर में काइनेटीन यूज किया जाने लगा तो बात आई कि यार काइनेटीन तो एनिमल के डीएनए से बना है और यूज कर रहे हो प्लांट टिश्यू कल्चर में, तो क्या प्लांट में ये एबिलिटी नहीं है कि वो फॉर्मेशन कर पाए किसका, हाँ साइटोकाइनिन का। तो फिर आप बताइए, फ्यूचर में यूज किया गया कॉर्न कर्नल्स को, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो ये आप बताइए, कॉर्न के बेबी कॉर्न होते हैं, छोटा कॉर्न जो होता है व्हाइट कलर के दाने उसके ऊपर सॉफ्ट सॉफ्ट, दबाओ तो मिल्क निकलता है, बोलो उस मिल्क से एक केमिकल बनाया गया, नाम दिया गया जी18। और फ्यूचर में जाके बच्चों आप बताइए, जी18 भी सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा था, काइनेटीन भी सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा था। तो आप बताइए फ्यूचर में दोनों को मिलाकर नाम दे दिया गया साइटोकाइनिन। क्यों? क्योंकि ये साइटोकाइनेसिस को मतलब सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, काइनेटीन और जी18। अब ध्यान दीजिएगा कि जो जी18 है कौन है, ये नेचुरली प्लांट्स में मिल जाता है क्योंकि प्लांट से बनाया गया है। तो अगर बात आए कि क्या काइनेटिन प्लांट्स में नेचुरली मिलता है तो आप बताएंगे कि नहीं मिलता है। जब इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करते हैं तो हम सबसे पहला काम बताते हैं रैपिड सेल डिवीजन। आप बताइए कि प्लांट बॉडी के वो रीजन जहां पर सेल डिवीजन सबसे ज्यादा तेज चलता है, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक रीजन्स, वहां पर आपको साइटोकाइनिन मिलेगा। पहली बात समझ लीजिए, मैं आपको जो बोल के दे रहा हूं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन तीनों ही प्योरली ग्रोथ प्रमोटर हैं। तो जो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं वो सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, जो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं वो सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। तो बताइए, सेल डिवीजन ऑक्सिन भी करते हैं, सेल डिवीजन जिब्रेलिन भी करते हैं, और सेल डिवीजन साइटोकाइनिन भी करते हैं। तीनों में सेल डिवीजन होता है, तीनों से सेल डिवीजन होता है। लेकिन सबसे ज्यादा फास्ट सेल डिवीजन कौन करता है, तो हम कहते हैं रैपिड सेल डिवीजन करने का काम, हाँ, साइटोकाइनिन का है। दूसरा आपको यह बताना है कि भाई ये क्या करते हैं, बोलो ओवरकम
द एपिकल डोमिनेंस। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा कि जो प्लांट है अगर उस प्लांट की एपिकल बड प्रेजेंट है, एपिकल बड प्रेजेंट है, तो जो प्लांट है वो लेंथ में ग्रोथ ज्यादा करेगा और उसमें ब्रांचेस कम बनेंगी। लेकिन आप बताइए कि अगर आपको इसको ग्रोथ करवाना है तो हमने पढ़ा था कि इसका डीकैपिटेशन करवा दोगे तो लेटरल ब्रांचेस जो है, लेटरल ग्रोथ जो है, लीव्स का फॉर्मेशन है वो बढ़ जाएगा। लेकिन आपको समझना होगा अगर आप इसका डीकैपिटेशन ना करें लेकिन इसमें साइटोकाइनिन अगर इस प्लांट पर आप डाल देते हैं तो आप बताइए प्लांट लेंथ में तो जा ही रहा है ऑक्सीजन की वजह से, साथ ही साथ आप बताइए इस पे ब्रांचेस भी खूब सारी बनेंगी और लेटरल ग्रोथ भी खूब सारी हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि लेटरल ग्रोथ को प्रमोट करने का काम तो साइटोकाइनिन करता है ना। इसलिए मैंने कहा था कि डीकैपिटेशन जो है ना बेटा, वो भी हेल्प करता है टी प्लांटेशन में और हेज बेकिंग में। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन आपसे कोई पूछ लिया जाए कि भाई कौन हेल्प कर रहा है, तो आपका आंसर होगा कि साइटोकाइनिन इसमें हेल्प कर रहा है। ठीक है। साथ ही साथ आप बताइए कि जैसे ऑक्सिन वहां रूट इनिशिएशन कर रहा था, तो साइटोकाइनिन यहां शूट इनिशिएशन करता है। शूट इनिशिएशन, रूट इनिशिएशन करने का काम किसका है? हाँ, ऑक्सिन का, पढ़ा था हमने अभी थोड़ी देर पहले। और शूट इनिशिएट करने का काम किसका है? तो आप बताएंगे। अब आप बताइए कि अगर आपके पास ये टिश्यू कल्चर है और इस टिश्यू कल्चर में अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का एक ग्रुप कैलस पड़ा है ना, तो आप बताएंगे कि अगर आप इस टिश्यू कल्चर में ऑक्सिन भी मिला दें और इस टिश्यू कल्चर में आप साइटोकाइनिन भी मिला दें, है ना, तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की अगर आप कंट्रोल्ड अमाउंट मिला देंगे तो बताइए कि टिश्यू कल्चर में जो बनने वाला प्लांट होगा उस प्लांट में शूट और रूट दोनों डेवलप हो जाएंगे। सब पहली बार जो प्लांट बनता है उसे प्लांटलेट कहा जाता है, तो बताइए इसमें रूट और शूट दोनों डेवलप होंगे। लेकिन आप सोचिए कि अगर इसमें केवल ऑक्सीजन मिलाया जाए तो आप बताइए इस कैलस से केवल रूट बनेगी, और केवल अगर साइटोकाइनिन मिलाया जाए तो आप बताइए कि इसमें केवल शूट का डेवलपमेंट होगा, फिर रूट नहीं बनेगी। ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपको साइटोकाइनिन के बारे में याद करना है कि साइटोकाइनिन जो है बेटा वो न्यू लीव्स, लेटरल बर्ड्स, क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल डेवलपमेंट में प्रमोशन करता है। मतलब आप समझिए कि ये नई बर्ड्स बनाता है जिससे नई लीव्स बनती हैं, उन लीव्स में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, ये सब बनता है। तो इसको इंड्यूस करने का काम कौन कर रहा है? साइटोकाइनिन कर रहा है। साथ ही साथ आपको बताना है कि साइटोकाइनिन इंक्रीज द मिनरल मोबिलाइजेशन एंड डिले इन सिनेसेंस। आप बताएं कि भाई मान लीजिए कि प्लांट है, इस प्लांट के ये यंग पार्ट है और ये बताइए कि ओल्डर पार्ट है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि यंग पार्ट और ओल्डर पार्ट में से ज्यादा मिनरल्स की जरूरत किसको है, तो आप बताएंगे कि यंग पार्ट और ओल्डर पार्ट में से मिनरल्स की ज्यादा जरूरत यंग पार्ट को है, क्योंकि यंग पार्ट ग्रोइंग पार्ट है। तो आप बताएंगे कि अगर यंग पार्ट कहे कि मैं ग्रोइंग पार्ट हूं, मुझे ग्रोथ करने के लिए मिनरल्स की जरूरत है, तो मेरे पास मिनरल्स की कमी मत आने दीजिए। तो आप बताइए कि वो काम कौन करेगा? ओल्डर पार्ट से यंग पार्ट की तरफ मिनरल्स चले जाएंगे। कमी इसलिए आ रही है क्योंकि मिट्टी में मिनरल्स कम है, तो आप बताइए कि ओल्डर पार्ट से यंग पार्ट की तरफ मिनरल्स जाएंगे। ये जो ओल्डर पार्ट से यंग पार्ट की तरफ मिनरल्स जाएंगे, इन मिनरल्स के मोबिलाइजेशन को इंक्रीज करने का काम साइटोकाइनिन करेगा। इसलिए आपको बताना है कि डिले इन सिनेसेंस करता है। और आप बताइए कि इसे हम, एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है लेकिन आपको पीछे क्वेश्चन मिलेगा, रिचमंड लैंग इफेक्ट कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, रिचमंड लैंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। ये साइटोकाइनिन के फंक्शंस हैं सारे के सारे फिजियोलॉजिकल, इनको भी आप एनसीईआरटी से पढ़िए और तैयार करिए। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चे इथाइलिन के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको एनसीईआरटी की सारी बातें लाइन टू लाइन समझ में आ भी रही हैं और आप एनसीईआरटी साथ साथ पढ़ भी रहे हैं। उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस लगाइएगा बच्चे। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाला जो ये चैप्टर, मतलब प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो ये चैप्टर है, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो वो हार्मोन्स के फंक्शन से ही पूछे जाते हैं, और इसीलिए मैं पहले यही करवा रहा हूँ। बच्चों की डिमांड भी यही थी कि सर ये पहले करवा दो प्लीज। ग्रोथ हार्मोन्स के फंक्शंस को लेकर थोड़ा सा संशय रहता है बच्चों को। बाकी बचे हुए टॉपिक में मैं करवाऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाऊंगा, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, है ना।
अभी 1-2 दिन में एक क्लास और शुरू कर दूंगा मैं, किसी ना किसी टॉपिक की, हो सकता है वो पीओआई हो। चलिए नंबर 4 पे हम आएंगे तो बच्चे बात करेंगे इथाइलिन की, बताएंगे कि इथाइलिन जो है वो एक गैस हार्मोन है ना, गैस हार्मोन है C2H4। और आप बताइए कि ये ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर दोनों में फिट आता है, लेकिन आपको बताना होगा कि ये मेनली ग्रोथ इनहिबिटर में ही काउंट किया जाता है। जब इथाइलिन के हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इसका आपको याद करना है कि ये फ्रूट राइपनिंग करवाते हैं। फ्रूट राइपनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द इथाइलिन। फ्रूट राइपनिंग के दौरान आप बताइए बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, जैसे मैं आपको समझाऊं कि भाई एक प्लांट है हमारे पास, ये इस प्लांट पर ये ब्रांचेस हैं और इन ब्रांचेस पर मान लीजिए कोई एक फ्रूट मैंने यहां लगा दिया, ये देखना ध्यान से, ये फ्रूट है, ठीक है। और आप बताइए कि इस प्लांट पर आसपास की जो ब्रांचेस हैं उन ब्रांचेस पर क्या प्रेजेंट है, बताइए कि जैसे ये लीव्स प्रेजेंट हैं, ब्रांचेस हैं, बर्ड्स हैं, ऐसे करके अलग अलग, है ना, यूं है ये प्लांट पर, ठीक है। अब आपको ना यहां एक बात समझनी होगी, छोटी सी बात है लेकिन है बड़े काम की। आप बताइए कि जब ये फ्रूट राइपनिंग कर रहा होगा तो राइपनिंग के दौरान बताएंगे कि ये यहां से इथाइलिन गैस छोड़ेगा। ये इथाइलिन गैस इस फ्रूट को तो राइपन करवाएगी, इथाइलिन गैस इस फ्रूट को तो राइपन करवाएगी, लेकिन आसपास के जितने भी पार्ट्स होंगे, लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, उन सब में ये सिनेसेंस को प्रमोट करते हैं। इसका मतलब जब इथाइलिन बनता है तो वो प्लांट के फ्रूट्स को तो पकाता है, लेकिन पूरे प्लांट पर वो इनहिबिटरी इफेक्ट डालता है, इसलिए इसको मेनली हम किस में रखते हैं, ग्रोथ, हाँ, इनहिबिटर में रखते हैं। दूसरी चीज आपको यहां समझनी है कि जो फ्रूट राइपनिंग के दौरान, ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग मैनी मेटाबॉलिक चेंजेस अकर्स। जैसे फ्रूट राइपनिंग के दौरान एक तो बोलो फ्रूट कच्चे होते हैं तो खट्टे और कड़वे होते हैं, पकते हैं तो मीठे हो जाते हैं, तो फ्रूट्स मीठे होने के लिए आप बताइए कि मेटाबॉलिक चेंजेस होंगे, एसिड कन्वर्ट होते हैं शुगर्स में। दूसरा, कच्चे फ्रूट हार्ड होते हैं, पकते हैं तो फ्लैशी हो जाते हैं, तो बोलो मिडल लेमेला डिसॉल्व होती है। तो बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस मेजर आते हैं, इसलिए आप बताइए कि ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाती है, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसी को ही हम रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप। तो आप बताइए कि ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग रेस्पिरेटरी रेट इज इंक्रीज्ड एंड दिस इंक्रीज रेट ऑफ द रेस्पिरेशन इज नोन एज द रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। और आप बताइए कि आज एक केमिकल है, बोलो इथेफॉन, यूज्ड एट कमर्शियल लेवल। आज एक केमिकल है जिसका नाम है इथेफॉन, जो कि पानी में डिसॉल्व करके प्लांट्स को दिया जाता है, जब ये प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करता है तो इथाइलिन गैस छोड़ता हुआ जाता है। और आप बताइए उसे आज हम, हाँ, इंडस्ट्रियल लेवल पे कमर्शियली यूज करते हैं बच्चे इथेफॉन को। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा हार्मोन एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा यूज होता है ना, सबसे ज्यादा यूज होता है, तो आप आंसर इथाइलिन करके आइएगा एग्जाम में, ठीक है। अब आपको बताना है इसके अलावा ये क्या करते हैं, इसके अलावा इथाइलिन करते हैं बच्चे, बोलो सीड जर्मिनेशन इन ग्राउंड नट या पी नट आप बोल सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि भाई बताइए सीड जर्मिनेशन कौन करता है, तो आपका आंसर होगा जिब्रेलिन। लेकिन अगर ग्राउंड नट या पी नट पूछा जाए तो फिर आपको आंसर इथाइलिन करना है। साथ ही साथ याद रखना है, बोलो स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो। यहां स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो का मतलब क्या है, आप बताइए कि जो पोटैटो फ्रूट होता है, ट्यूबर स्टेम होता है जिसको हम खाते हैं, तो पोटैटो की बर्ड्स का डेवलपमेंट करता है ये।
जिनको हम आईज ऑफ पोटैटो कहते हैं ना, ग्रीन ग्रीन कलर की बर्ड्स बन जाती हैं ऊपर, उसे स्प्राउटिंग कहते हैं, है ना। तो आलू में ये काम करता है ये। साथ ही साथ आप बताइए कि इंक्रीज फ्लावरिंग इन मैंगो एंड पाइनएप्पल। और पाइनएप्पल के बारे में एनसीईआरटी ने एक बात और लिखी है, बोलो, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्रूट्स। अब सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्रूट का क्या मतलब है, पहले तो ये समझो कि भाई जैसे हमने कहा कि ये पाइनएप्पल प्लांट, इस पाइनएप्पल प्लांट में ये आप बताइए इसका इन्फ्लोरेसेंस, यहां से लेकर यहां तक मैं कहूं कि ये इन्फ्लोरेसेंस है, ये कन्वर्ट होगा बोलो वन फ्रूट में, एक सिंगल फ्रूट में, इसको हम कंपोजिट फ्रूट कहते हैं। लेकिन आप अब सोच के देखिए कि भाई अगर हम पाइनएप्पल की बात करें और पूरा फ्रूट एक साथ बनाएं, तो आप सोच के देखिए कि अगर इस इन्फ्लोरेसेंस में 100 फूल हैं, 100 फ्लावर्स हैं, तो वो 100 के 100 एक साथ फ्रूट में कन्वर्ट होंगे, तभी तो एक सिंगल फ्रूट बनेगा ना। आज 20 कह दें कि हम कन्वर्ट हो रहे हैं, बाकी मतलब 80 कहें कि हम तो बाद में होंगे, 50 पहले हो जाए 50 बाद में हो, तो आप बताइए आधा फ्रूट बनेगा आधा बनेगा ही नहीं। तो जरूरी है कि अगर पूरे इन्फ्लोरेसेंस से आपको एक फ्रूट बनाना है तो जरूरी हो जाता है कि सारे फूल एक साथ फ्रूट में कन्वर्ट हो। इसे कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन, समकालिकता, एक साथ सेम टाइम पे, है ना, फ्रूट में कन्वर्ट हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक्रोनाइजेशन को इंक्रीज करता है पाइनएप्पल में, ये एनसीईआरटी में लिखा गया है। साथ ही साथ आपको याद करना है कि ये रूट हेयर को इंड्यूस करता है, इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर, मतलब ये इंक्रीज कर देगा क्या, इंक्रीज कर देगा, हाँ, एब्जॉर्प्शन सरफेस ऑफ द रूट। साथ ही साथ आपको याद करना है कि इंड्यूस, ये फॉर्मेशन ऑफ द रूट हेयर तो करता ही करता है, रूट हेयर के फॉर्मेशन को तो इंड्यूस करता ही करता है। साथ ही साथ आपको बताना है कि जो राइस प्लांट होता है ना, राइस प्लांट, ये आप बताइए कि पैडी फील्ड में होता है। तो पैडी फील्ड होता है तो आप बताएंगे कि ये पेटियोल की लेंथ इंक्रीज करवाता है उसमें। अब पेटियोल की लेंथ इंक्रीज करवाने से फायदा क्या होगा, तो आप बताइए कि भाई जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पानी है, पैडी फील्ड का मतलब है जहां पानी होता है, वाटर रिच एरिया है, यहां ये राइस प्लांट ग्रोथ कर रहा है, ये इसकी रूट्स हैं, और यहां ये लीफ निकली है। अब आप बताओ कि लीफ के पेटियोल की लेंथ, पेटियोल क्या होता है, जैसे एक स्टेम है, स्टेम की ये नोड है, नोड पर ये लीफ है, तो आप बताते हैं कि सबसे बाहर वाला पार्ट होता है लेमिना, ये होता है लीफ बेस, और ये वाला एरिया होता है पेटियोल, है ना। तो आप बताइए कि पेटियोल की लेंथ इंक्रीज करवाने से फायदा होगा कि जो लेमिना पार्ट होगा ना बेटा, वो पानी से बाहर रहेगा, लाइट के सामने एक्सपोज रहेगा, और उससे फोटोसिंथेसिस से फूड अच्छे से बन पाएगा। तो पेटियोल लेंथ इंक्रीज करने का फायदा है कि लेमिना एक्सपोज रहता है टुवर्ड द लाइट और इंक्रीज कर देता है प्रोडक्शन को। तो इथाइलिन जो है बच्चे, वो राइस प्लांट के अंदर आप बताएंगे पैडी फील्ड में पेटियोल की लेंथ को भी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। इसके साथ साथ आपको और क्या याद करना है, इसके लिए आपको याद करनी है एक चीज की, जो इथाइलिन है, इथाइलिन, ये रिसेंट ईयर्स में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो अभी बता रहा हूं मैं आपको। आप बताइए कि इंक्रीज द फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर, कुकुरबिटा जो होता है, कुकुरबिटेसी फैमिली में कुकुम्बर, इससे फेमिनाइजिंग इफेक्ट कहते हैं, फीमेलनेस को इंक्रीज कर देना, फीमेल जो फ्लावर्स हैं उनके नंबर इंक्रीज करना। उससे फायदा ये होगा कि फीमेल फ्लावर्स के नंबर इंक्रीज होने का मतलब है ओवरी के नंबर इंक्रीज होना, और ओवरी इंक्रीज होने का मतलब है कि फ्रूट के नंबर इंक्रीज हो जाना, है ना। तो आप बताइए, इंक्रीज आप फीमेल फ्लावर कर रहे हो, बदले में आप बच्चे फ्रूट के नंबर, मतलब खीरे के नंबर भी बढ़ा रहे हो, प्लांट्स पर प्रोडक्शन बढ़ेगा। और साथ ही साथ आपको याद करना है बच्चे, थिनिंग इन कॉटन, वॉलनट एंड चेरी। अब यहां है कॉटन, वॉलनट और चेरी में थिनिंग। अब बात आती है कि थिनिंग का क्या मतलब है। वही इकोलॉजी में जब आप कंपटीशन पढ़ते हैं तो न्यूट्रिशन के लिए कंपटीशन होता है, ये आपको पता है।
वो एक ही प्लांट के अलग अलग और पार्ट भी कर सकते हैं कंपटीशन, सेम स्पीसीज भी और डिफरेंट स्पीसीज भी। मैं एक ही प्लांट का एग्जांपल लेके बताता हूं। इस प्लांट पर आप बताइए कि हमारे पास टोटल 16 फूल हैं। आप ध्यान दीजिएगा, टोटल 16 फूल या फ्रूट हैं। इसमें आप बताइए कि जो सॉइल है वो सॉइल कह रही है कि मेरे पास तो न्यूट्रिशन केवल 10 फूलों को फ्रूट में कन्वर्ट करने के लिए ही है। लेकिन आप बताएंगे कि भाई जो प्लांट है वो फ्लावरिंग के टाइम पे जब सिग्मोइड कर्व शो करता है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के टाइम इस प्लांट में फ्लावर जरूरत से ज्यादा बन जाते हैं। अब जरूरत से ज्यादा फ्लावर बनने का मतलब हो गया कि मेरे पास इतना न्यूट्रिशन तो है ही नहीं। भाई 16 लोगों में अगर 10 लोगों का खाना बांटूंगा तो कोई भी मैच्योर नहीं हो पाएगा। तो फिर ये क्या करते हैं कि इथाइलिन जो होता है बोलो वो एक्स्ट्रा फ्रूट्स और फ्लावर्स को गिरा देता है। तो अगर इन 16 में से आप 6 को गिरा दो तो बताइए अब इस प्लांट पर कितने बचे? 10 फ्लावर या फ्रूट, तो बोलो 10 के 10 अच्छे से मैच्योर हो पाएंगे। इसे कहते हैं थिनिंग। थिनिंग मतलब पतलापन, पतलापन मतलब कमी, कमी मतलब किसमें? हाँ, एक्स्ट्रा फ्लावर्स और फ्रूट्स में। इसलिए आप देखो जो पौधे होते हैं फूलों वाले जिन पे फूल आते हैं और उसके बाद फल बनते हैं, उनमें से नीचे आपको अपने आप फूल गिरे हुए मिलेंगे, वो एक्स्ट्रा फूल होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, प्लांट उनको गिरा देता है। तो थिनिंग करवाता है ये कॉटन में, वालनट में और चेरी में, ये बात ध्यान रखिएगा। और इथाइलिन के लिए सबसे लास्ट जो मैं पढ़ा रहा हूं बच्चे वो ट्रिपल एक्शन। हालांकि एनसीईआरटी ने ट्रिपल एक्शन हमें हाँ स्टार्टिंग में पढ़ाया, लेकिन मैं इसे आपको लास्ट में बता रहा हूं, ठीक है। तो आप बताइए, हम बात करेंगे अब ट्रिपल एक्शन ऑन डाइकोट सीडलिंग। यहां एनसीईआरटी में डाइकोट सीडलिंग के बारे में है, ट्रिपल एक्शन के बारे में, कि ट्रिपल एक्शन इन डाइकोट सीडलिंग, जिसमें 3 काम आपको याद करने हैं। पहला, आप बताएंगे एपिकल हुक फॉर्मेशन। दूसरा, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस। और तीसरा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। मैं तीनों को समझा देता हूं। आप बताइए कि भाई जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सॉइल सरफेस है, यहां ये सीड है। सीड यहां से जर्मिनेट करके जब ऊपर जाता है तो आप बताइए उसे सॉइल सरफेस को पेनिट्रेट करना है। और सॉइल सरफेस को पेनिट्रेट करके बाहर आना है, तो बताओ कि सॉइल सरफेस अगर ऊपर से हार्ड हुई तो टिप वाले मेरिस्टेम जो है वो डैमेज हो सकते हैं। इसलिए क्या करता है इथाइलिन, यहां हुक बनवा देता है। हुक बनवाने से क्या होगा, ये वाला हिस्सा पुश करेगा सॉइल को और जो टिप है वो बचा रहेगा। मतलब यहां से ये हुक बनी और ये हुक यूं बाहर आएगी। और आपने बहुत बार डाइकोट प्लांट्स के सीड लगाने के बाद देखा होगा, पहली बार जो सीडलिंग बाहर आता है वो यूं बाहर आता है। ये एपिकल हुक फॉर्मेशन है। दूसरे नंबर पे है कि भाई ये जैसे मान लीजिए सीड है, तो सीड से जब सीडलिंग निकल के बाहर आएगा तो आप बताइए कि इस पे अर्थ जो है उसका साइडों से मिट्टी का, पानी का, ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर बहुत लगता है। सीडलिंग बहुत सॉफ्ट होता है तो पिचक ना जाए, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा इम्बाइबिशन प्रेशर को डेवलप करने के लिए सीडलिंग की मोटाई को थोड़ा बढ़ाया जाता है। तो बताइए कि इसे हम कहते हैं स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, जिससे कि सीडलिंग अच्छे से ग्रोथ कर पाए, उस मिट्टी में इतने प्रेशर को झेल पाए, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस। और तीसरे नंबर पे आता है बच्चे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। इसका मतलब है कि अगर आप यहां से बाहर निकल रहे हो, आपने हुक बनाई, आप नहीं निकल पाए, क्यों? क्योंकि आप बताओ कि जमीन पे ऊपर यहां कोई पत्थर पड़ा है, ये स्टोन पड़ा है कोई, इसलिए ये सीडलिंग यहां से नहीं निकल पा रहा। इसने हुक बना के भी देख ली, इसने एक्सिस को स्वेलअप करके भी देख लिया, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा। तो फिर बताओ कि ज्यादा इसके साथ लड़ाई नहीं करता, वो इधर से ग्रोथ करता है और यूं बाहर निकल जाता है। तो बच्चे ये हो गई हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, तो सीडलिंग की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होकर बाहर निकल गया। ये तीनों काम आपको डाइकोट सीडलिंग में ही देखने को मिले। या बच्चा मेरे को व्हाट्सएप पे भेजेगा डाउट्स की, सर ये मोनोकोट में नहीं होता क्या? होता होगा, लेकिन हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि अभी तक स्टडी हमारी जो बताई गई है वो डाइकोट की बताई गई है। मोनोकोट्स के बारे में किताबों में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हम डाइकोट को ही याद करेंगे। ये सारे के सारे फंक्शन आपको बताने हैं इथाइलिन के। अब इसके बाद हम लास्ट ग्रोथ रेगुलेटर जो पढ़ने वाले हैं वो एब्सिसिक एसिड है, अब उस पर बात करते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आई हैं। अब हम बात करेंगे बच्चे एब्सिसिक एसिड के बारे में। अब आप बताइए कि एब्सिसिक एसिड प्योरली ग्रोथ इनहिबिटर के अंदर ही आता है, उसे हम ग्रोथ इनहिबिटर में ही रखते हैं कि एब्सिसिक एसिड इज ए ग्रोथ इनहिबिटर। हाँ, एब्सिसिक एसिड को हम क्या बताते हैं? ग्रोथ इनहिबिटर। आप बताइए कि इनहिबिटर तो है ग्रोथ, ये तो समझ आता है। नंबर 5 पे एब्सिसिक एसिड
बताएंगे डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड्स। आपको याद है फोटोसिंथेसिस में एसेसरी पिगमेंट्स और प्योरली ग्रोथ इनहिबिटर है। तो जितने भी प्रमोटर वर्क पढ़ के आए हो आप, वो सारे के सारे उल्टे काम करेगा कौन? एब्सिसिक एसिड। जैसे आप बताइए कि इनहिबिट द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को रोकेगा तो ग्रोथ रुकेगी। साथ ही साथ बोलो इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन, या इसे लिख सकते हैं प्रमोट द डोरमेंसी। साथ ही साथ आप बताइए कि जो प्लांट्स होते हैं उनके स्टोमेटा क्लोज करवा देगा। स्टोमेटा क्लोज करने से क्या होगा? रिड्यूस द ट्रांसपीरेशनल लॉस। और इसे आप बताइए, एनसीईआरटी ने लिखा है कि विद स्टैंड ड्राई कंडीशंस, ऐसा लिखा है विद स्टैंड ड्राई कंडीशंस। आप बताइए कि भाई अगर पानी की कमी आ गई तो पौधे को कम पानी के साथ भी खड़े रहने की हिम्मत देता है कौन? हाँ, कौन? एब्सिसिक एसिड। प्लांट कहता है यार पानी कम है, लॉस ज्यादा हो रहा है, तो वो कह रहा है कोई बात नहीं, चिंता मत कर, मैं स्टोमेटा ही बंद कर दूंगा, लॉस होगा ही नहीं, तो आप खड़े रहोगे, ड्राई कंडीशंस में भी खड़े रहने में हिम्मत देगा कौन? बिल्कुल एब्सिसिक एसिड। तो ये बताइए सारे काम उल्टे करता है। इसका मतलब ये फॉल ऑफ लीव्स, बोलो एब्सिशन को प्रमोट करता है, इसलिए इसका नाम एब्सिसिक एसिड है। अब यहां ये बातें तो हमने पढ़ ली हैं, विद स्टैंड द ड्राई कंडीशंस और ये सारी बातें। एनसीईआरटी ने एक चीज और आपको लिख के दी है कि अगर हम डोरमेंसी की बात करें तो डोरमेंसी होता क्या है, पहले तो ये समझो। आप बताइए कि डोरमेंसी जो है वो एक प्लांट है, उस प्लांट पर बोलो सीड बन गया, तो बोलो यहां तो सीड का हुआ है फॉर्मेशन, और फिर सीड बताइए कि अपने आप को करेगा जर्मिनेशन के लायक। तो आप बताइए सीड के फॉर्मेशन से लेकर जर्मिनेशन तक के बीच का जो टाइम होता है, इसी को हम डोरमेंसी पीरियड कहते हैं, और इसे इंड्यूस करता है एब्सिसिक एसिड। और डोरमेंसी पीरियड जो है बच्चे वो हेल्पफुल है सीड डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। ये ना लाइन है एनसीईआरटी में कि एब्सिसिक एसिड इज आल्सो हेल्पफुल फॉर द प्रमोट द डोरमेंसी पीरियड एंड हेल्पफुल फॉर द सीड डेवलपमेंट एंड द मैच्योरेशन। बच्चा कहता है सर ये तो एब्सिसिक एसिड तो इनहिबिटर है, इनहिबिटर कैसे हेल्प करेगा डेवलपमेंट में और मैच्योरेशन में? तो आप बताइए कि अगर किसी प्लांट पर कोई सीड बना है और बनते ही आपने मिट्टी में लगा दिया, तो वो जर्मिनेट थोड़ी करेगा। वो कहता है यार अभी तो मेरा एम्ब्रियो ही पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ, मेरा तो न्यूट्रिशन अभी तक पूरी तरह से बना नहीं, मेरे कोटिलेडन का अभी डेवलपमेंट चल रहा था, तो मैं अभी सडन कैसे जर्मिनेट कर सकता हूं? तो आप बताइए कि भाई जो एब्सिसिक एसिड है वो उसे कहता है कि चिंता मत कर, जब तक तेरी सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं हो जाती तब तक मैं तुझे जर्मिनेट होने ही नहीं दूंगा। इसलिए हम फ्रूट से निकलने के बाद सीड को सडन कभी मिट्टी में नहीं लगाते, हम उसको रखते हैं साइड में, सुखाते हैं, टाइम देते हैं, उसके बाद फिर हम उसको जर्मिनेट करने के लिए एबिलिटी दिखाते हैं। तो आप बताइए डोरमेंसी पीरियड जो है, मैंने सिर्फ ये एग्जांपल आपको समझाने के लिए दिया है, तो जो डोरमेंसी पीरियड है बच्चे वो पीरियड होता है जिसमें प्लांट के सीड को पूरा पूरा टाइम मिल जाता है अपने आप को डेवलप करने के लिए। साथ ही साथ जब ये पूरा टॉपिक आप पढ़ लेंगे तो लास्ट में एनसीईआरटी कहती है कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं इनका फंक्शन इंडिविजुअलिस्टिक हो सकता है। इंडिविजुअलिस्टिक मतलब एक काम एक अकेला ही करेगा, जैसे एपिकल डोमिनेंस ऑक्सिन का ही काम है। इंटरनोडल ग्रोथ हम बताते हैं तो जिब्रेलिन का ही काम है। रैपिड सेल डिवीजन की बात करते हैं तो फ्रूट राइपनिंग की बात करते हैं तो ये इंडिविजुअलिस्टिक इफेक्ट है। एक है इंडिविजुअलिस्टिक के बाद एनसीईआरटी आपको बता रही है कि भाई इंडिविजुअल काम करने के साथ साथ, इंडिविजुअलिस्टिक के साथ साथ आप ये काम ग्रुप में भी कर सकते हो, ग्रुप में भी कर सकते हो। जब आप ग्रुप में कर सकते हो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा आपका। कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब हो गया कि एक काम दो लोग कर रहे हैं। कैसे? आप बताओ कि मैं जो पाइनएप्पल है उसमें फ्लावरिंग ऑक्सिन भी करवाता है और पाइनएप्पल में फ्लावरिंग, हाँ, इथाइलिन भी करवाता है, याद रखिए आप। सीड जर्मिनेशन जिब्रेलिन भी करवाता है, और सीड जर्मिनेशन ग्राउंडनट हम किस में पढ़ते हैं? इथाइलिन में भी पढ़ते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, ये ध्यान रखिएगा। तो इंडिविजुअलिस्टिक हो सकता है मतलब एक अकेला काम कर सका करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो हार्मोन मिलकर भी कर सकते हैं।
साथ ही साथ आप बताइए कि ये जो फंक्शन होते हैं बच्चे, ये एंटागोनिस्टिक भी हो सकते हैं एनसीईआरटी कह रही कि कोई एक काम कोई सीधा कर रहा दूसरा उल्टा करेगा। जैसे ऑक्सिन कहता है कि मैं एपिकल डोमिनेंस करूंगा, साइटोकाइनिन कहते हैं मैं एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करूंगा, मतलब उसको रोकूंगा। सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है कौन? जिब्रेलिन। तो उसे एंटीगोनिस्टिक करता है कौन? एब्सिसिक एसिड। इसलिए एनसीईआरटी एब्सिसिक एसिड को एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिन भी बताती है। तो ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर से सभी पांचों हार्मोन्स के फंक्शन थे, प्योर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बाहर जाता ही नहीं है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, एनसीईआरटी तैयार करिएगा और पेपर अच्छे से करके आइएगा। बेस्ट ऑफ लक।